हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इस सीरीज में। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि पहले लेक्चर्स आप देख लो, उसमें कुछ टॉपिक्स है जो इसमें रिपीट होने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ 1PSC मेंटरिंग सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स। ओके, तो इस सीरीज में इस सेशन में इस लेक्चर कौन से टॉपिक्स अभी हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे। Now this is the lecture, these are the previous year questions from 2013. Okay, the topics to be covered in this lecture are the landforms, agricultural practices जो पहले भी हो चुका है, minerals एक थोड़ा नया टॉपिक है, crops, soil, rivers ये सारे टॉपिक्स पहले भी हो चुके हैं, movement of earth and its effect, ocean currents ये भी टॉपिक्स पहले हो चुके हैं, है ना। तो इसमें से अभी कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, राइट, बट टॉपिक्स वही है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द in this series. The first question is which one of the following pairs is correctly matched। ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे दिए हैं और रीजन दिए हैं, तो वो जोग्राफिकल फीचर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो दिया है। तो ये दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैप पढ़ना, मैप को रेगुलर देखना ये बहुत जरूरी है। नाउ ये चीजें पूछी गई है कहीं ना कहीं पे उस टाइम 2013 में कुछ ना कुछ न्यूज में ऐसी चीज रही होगी जिससे ये सब चीजें यहाँ पे आ रही है, राइट। करंट अफेयर की एक बात होती है, तो इसमें करंट अफेयर वाला पर्सपेक्टिव है, तो वहां से एक ये सवाल मतलब बना है, राइट। नाउ द फर्स्ट इज अबैसिनियन प्लेट्यू। ओके, लेट मी टेक द लेजर। हाँ, फर्स्ट इज अबैसिनियन प्लेट्यू जो अरेबिया में दिया है, अटलास माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, गयाना हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया, राइट। नाउ यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन विच इज करेक्टली मैच, राइट। ओके, थोड़ा सोचो इस पे, आंसर देने की कोशिश करो। नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन का तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें हम लोगों को मैप ही देखना पड़ेगा, राइट। सो द फर्स्ट थिंग, अबैसिनियन प्लेट्यू ये यहाँ पे है, दिस इज नॉट इन अरेबिया, दिस इज इन साउथ दिस इज इन अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये इथोपिया वाला पार्ट जो आता है वो वहां पे है प्लेट्यू ऑफ अबैसिनियन। नाउ एटलास माउंटेन पूछा था, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की बात आती है। नाउ हियर इज एटलास माउंटेन। देन द ओकावांगो बेसिन हैज बीन आस्क्ड, ओकावांगो बेसिन इज हियर, राइट। जो ओकावांगो रिवर है अफ्रीका में ही, वहीं पे बोत्सवाना, नामीबिया, तो ये बेसिन वाली बात यहाँ पे आती है। देन गयाना हाईलैंड हैज बीन आस्क्ड, जो ये वाला जो पार्ट है ये सदर्न अमेरिका वाला कंटिनेंट है, तो यहाँ पे गयाना हाईलैंड जो है वो नॉर्थ साइड में आता है इसके, राइट। तो मैप पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। कुछ जोग्राफिकल फीचर्स है विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू पीपल शुड नो दिस फीचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, variation in the length of daytime and night time from season to season are due to। Now this is somewhat conceptual question। इसके लिए आप लोगों को conceptual clarity होनी चाहिए। जो डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशंस होते हैं, जैसे अभी विंटर के टाइम में होता है तो दिन जो होता है वो कम होता है, राइट, नाइट इज लॉन्गर देन डे टाइम, और जो समर के टाइम में होता है तो वहां पे दिन बड़ा होता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, क्यों ऐसा होता है ना, देखते हैं। First option is the Earth's rotation on its axis. Second is the Earth revolution around the Sun in an elliptical manner. Latitudinal position of place. Revolution of the Earth on a tilted axis. Now, think about it. This is the conceptual question. आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। बेसिक क्वेश्चन भी है ऑलरेडी गिवन इन द NCERTs. Okay. Explanation. The answer is D. क्या कहता है डी? वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिटल एक्सिस। अर्थ सन के अराउंड जो ऑर्बिट करती है उसका जो एक्सिस है उसके कंपैरिजन में जो अर्थ मतलब खुद के सराउंड में जो रोटेट करती है वो अपने एक्सियल टिल्ट पे करते हैं, उसका जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, लाइक दिस, राइट, दिस एक्सिस इज टिल्टेड। ये ऑर्बिट चल रहा है आपका सन वाला, इसके इसमें जो अर्थ इसके इसमें सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये इसका अर्थ का जो है वो टिल्टेड एक्सिस है, तो उसकी वजह से डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चीजें दी है, राइट,
वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, वो कब आता है, विंटर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस, ऑटमनल इक्विनॉक्स, इसके डेट्स है और ये डेट जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है ना। ये डेट्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको पढ़ना है। ओके, इजी था क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Narmada river flows to the west while most other large peninsular rivers flows to the east. Why? ऐसा क्यों है? ऐसे दो रिवर्स है हमारे पास, एक तापी है एंड एक नर्मदा है। ये जो दो रिवर्स है वो वेस्ट में फ्लो होती है, बाकी जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, ये सारी रिवर्स जो बड़ी बड़ी रिवर्स है वो ईस्ट में फ्लो होती है। क्या रीजन है इसका, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, इट ऑक्युपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। सेकेंड इज इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सातपुड़ा। Third is the land slopes to the west from central India. Right? Options are given here. अब आप लोग यहाँ पे क्या देखना है, हमें क्वेश्चन तो आप लोगों ने सही से पढ़ना है, देन हमें देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोगों को इसमें से कौन सा मिलता है। राइट, ऑप्शंस कहीं पे जो होता है कि जैसे अब यहाँ पे इसके बारे में आप सोचो, मैं एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज को, है ना। नाउ it occupies a linear rift valley. This point is correct. नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है वो लीनियर रिफ्ट वैली में से फ्लो होती है। ठीक है, लीनियर रिफ्ट वैली का क्या मतलब है, दो जो आपके हिल्स होंगे, दो जो माउंटेन्स होंगे, उनके बीच में से जो वैली क्रिएट होती है वो रिफ्ट वैली होगी और वहां से जो है वो नर्मदा फ्लो होती है। अब वो दो माउंटेन्स कौन से तो वो है विंध्याचल एंड सातपुड़ा। राइट, तो एंड देन द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं, जो लैंड का जो स्लोप है वो है ईस्टर्न साइड में। हम देखते हैं कि इधर ईस्टर्न साइड वाली जो कोस्ट है वो सबमर्ज हुई है, ये चीज हम लोग देखते हैं। राइट, तो ईस्टर्न साइड में है। तो ये वाला द थर्ड ऑप्शन है वो तो आप लोगों ने आउटराइटली डिनाई कर दिया। नाउ इफ यू आर एलिमिनेटिंग द थर्ड ऑप्शन, देन यू विल लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बट ये क्वेश्चन में क्या है, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्याचल एंड सातपुड़ा, ये तो ऑप्शन सही है। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट आंसर। तो मोस्ट करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे हम लोगों को एक चीज मिल रही है, वो है ए, ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन। सो इट ऑक्युपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। नाउ लेट्स मैप। There are two major rivers, Narmada and Tapi, which flow through the Rift Valley caused due to the upwheel of Himalayas. वो Rift Valley क्यों बनी है, upwheel of Himalayas की वजह से बनी है, उसका भी हम आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन। नर्मदा flows to the Rift Valley with the Satpura in the south, Vindhyas in the north। तो ये ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन वो उसमें सही दिया है, बट हमें जो कोड्स दिए हैं नीचे उसमें से हमें हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं करेक्टली चुनने के लिए। दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट भी कैसे चुनना है वो भी हमें समझ में आना चाहिए। राइट, ओके। ऑन द प्लैनेट अर्थ most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is found in, कहाँ पे मिलता है हमें, और exist as क्या कहाँ पे मिलता है। राइट, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके का सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले, है ना। दो स्टेटमेंट वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें हम लोग देख चुके हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों को, तो its answer is C. The percentage of fresh water that exists on Earth is 3%, out of which almost 70% is in ice caps and glaciers, and the remaining 30% is the groundwater. ठीक है, remaining जो 30% है वो groundwater है। Lakes, rivers and swamps are approximately 10% of that, 30% of groundwater। जो ये 30% होता है groundwater का, उसमें से उसका 10% जो है वो लेक्स में, रिवर्स में और स्वैम्प्स में होता है। ओके, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, कोई इसमें कंसेप्चुअल वाली बात। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है, नाउ दिस सिक्स्थ क्वेश्चन हैज सम फिनोमिना और प्रोसेसेस व्हिच नीड अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत इसमें होती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड, जियोथर्मल एनर्जी। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ, प्लेट मूवमेंट्स। फिफ्थ इज रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सिक्स्थ इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसेस और बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनम्स, ठीक है, इसकी वजह से कौन सी चीजें होती है अर्थ पे, वो हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। राइट, क्या क्या चेंजेस अर्थ पे होते हैं। बट नाउ व्हाट डज मीन द डायनामिक चेंजेस, इसका क्या मतलब है। अब डायनामिक चेंजेस तो कुछ भी हो सकते हैं, राइट, है ना।
ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, तो इसकी जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है वो हम लोग देखेंगे, इसकी आपको लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या चीजें कर सकता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक थिंग, सारी की सारी चीजें बेसिक चीज है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यू पीपल हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस, राइट। नाउ यहाँ पे ऑप्शंस दिए, नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेन। इट्स आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इफ the question is asking the dynamic changes, you don't know what it means, मतलब dynamic changes का क्या मतलब है ये हमें पता नहीं है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस यहाँ पे दी है क्वेश्चंस में, ये एक लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस अर्थ पे करती ही करती है, राइट। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है? All living things on earth depend on electromagnetic radiation received from the sun and on the transformation of solar energy by photosynthesis into plant life or by biosynthesis into zooplankton. Zooplankton कहाँ पाते हैं? तो बेसिक स्टेप इन द फूड चेन इन ओशन में। तो प्लांट्स और जूप्लैंक्टन जो होते हैं ये सन की रेज की वजह से होते हैं, ठीक है। बेसिक चीज है, इन लोगों को फोटोसिंथेसिस के लिए सन की जरूरत होती है। तो अगर ये नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती, तो लाइफ नहीं होती। तो हो गया, एक सरफेस चेंज हो गया उस पे, अर्थ पे एक डायनामिक चेंजेस का एक पार्ट हो गया। देन जियोथर्मल एनर्जी इज अ थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। जो अर्थ के अंदर जो एनर्जी थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर होती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल क्या है? विथ वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, जो हॉट स्प्रिंग्स होता है। जियोथर्मल एनर्जी हैज बीन यूज्ड फॉर बाथिंग सिंस पैलियोलिथिक टाइम्स एंड फ्रॉम स्पेस हीटिंग सिंस एंशिएंट रोमन टाइम्स, बट इट इज नाउ बेटर नोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, राइट। पहले इसको ऐसे यूज करते थे। अब हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से कुछ स्प्रिंग्स बाहर आते हैं, वो हॉट होते हैं, तो उसका एक अलग अलग तरीके से यूज करते थे। अभी उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो जो अर्थ के अंदर की जियोथर्मल एनर्जी है वो अर्थ सरफेस पे कुछ ना कुछ चेंज आ रही है। बाकी तो पानी ठंडा है, ये पानी हॉट है, राइट। तो देन अगेन दिस इज पार्ट ऑफ डायनामिक चेंजेस, क्योंकि डायनामिक चेंजेस की हम लोगों को डेफिनेशन पता नहीं है। नाउ बाकी आप रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ आप लोगों को तो पता है, ये तो ऑब्वियसली चेंजेस लाते हैं। उससे पहले हमने डे टाइम और नाइट टाइम का हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख चुके थे। नाउ द प्लेट मोशंस, प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, causes mountain to rise where plates push together or converge and continents to fracture and oceans to form where plates pull apart, जहाँ पे divergence होता है। The continents are embedded in the plates and drift passively with them, which over millions of years results in significant changes in Earth's geography। तो प्लेट मूवमेंट क्या करती है? माउंटेन्स वगैरह को राइज करती है, राइट। तो इसका क्या एग्जांपल है? हम लोगों ने अभी देखे थे, ये चीज देखा था कि जो रिफ्ट वैली से नर्मदा फ्लो होती है, वहां पे दो ये रिफ्ट वैली जो क्रिएट हुई है वो किस चीज से हुई है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द अपव्हील ऑफ हिमालयाज, राइट। तो इसी तरीके से जो प्लेट मूवमेंट्स नीचे होती है, इसकी वजह से माउंटेन्स राइज होते हैं। अब हमें जो माउंटेन्स है अर्थ के सरफेस पे वो दिखते हैं, बट जो अंडर ओशन है वो हम लोगों को दिखते नहीं। तो वहां पे भी अब प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट होती है। इसकी एक थ्योरी है, अगेन इट इज अ बेसिक थ्योरी। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मैप दिया है कहाँ पे कौन सी प्लेट्स है, तो यू शुड सी दिस। सेवेंथ क्वेश्चन इज काउंटर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज इन। काउंटर बंडिंग पहले ही लेक्चर में हम लोग सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहां पे मेंशन की थी, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट यू शुड रीड अबाउट दिस। सी द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, इट मींस द टॉपिक हैज बीन रिपीटेड। सॉइल कंजर्वेशन का ही पहला क्वेश्चन था पहले वाले लेक्चर में, 2010 वाले, ठीक है। अगेन सॉइल कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया, काउंटर बंडिंग वाला। इससे पहले भी 2-3 साल में हम लोगों ने ये जो देखे हैं क्वेश्चन, उसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पूछी गई है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ओके। नाउ काउंटर बंडिंग कहाँ यूज होती है? डेजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लायबल टू फ्लडिंग, स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ। नाउ डेजर्ट मार्जिन में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस देखी थी एग्रीकल्चर की, जो है सैंड फेंसिंग वाली, राइट। तो काउंटर बंडिंग वहां पे नहीं होगा, करो इसको क्लोज करो। नाउ स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ। अब इसके लिए अब इसका एक एग्जांपल देखते क्या है। तो पहला ए तो ऑप्शन आप लोगों ने एलिमिनेट किया। नाउ इट्स आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। व्हाई? काउंटर बंडिंग इज वन ऑफ द सिंपल मेथड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। दिस टेक्निक इज यूज्ड एट प्लेसेस वेयर द लैंड इज स्लोपी। इस तरीके से अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे एक टेरेस फार्मिंग वाली भी चीज होगी। टेरेस फार्मिंग वाली चीज ऐसी नहीं होती। ये यहाँ पे जो इन्होंने काउंटर्स बनाए ना,
कंटूर बोलते हैं इसको, नॉट काउंटर। कंटूर जो बनाए हैं ये है वाटर स्टोर करने के लिए, सॉइल को इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरीके से कंटूर यहाँ पे बनाए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग में ये कंटूर नहीं होते। नाउ ड्यू टू स्लोप सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स इरोड फास्ट विच मेक्स एग्रीकल्चर ऑन दिस लैंड वेरी अनइकोनॉमिकल। तो मतलब फार्मिंग हो ही नहीं सकती वहां पे, है ना, सॉइल ही इरोड हो जाएंगी। बहुत ज्यादा हेवी रेन आ जाएगा तो जो भी सीड्स वगैरह आपने सोव किए होंगे वहां पे वो भी सब निकल जाएंगी, राइट। और हेवी रेन्स होते हैं स्लोप्स पे, ओके। टू अडॉप्ट दिस टेक्निक द एग्रीकल्चरल फील्ड्स कंटूर्स आर मार्क and then the bunds are taking along the contours, right? Now what is the difference between the contour ploughing and terrace farming? In terrace, wide steps are cut around the slope of hills to prevent soil erosion, ठीक है। terrace farming alters the shape of slope to produce flat areas, whereas contour ploughing follows the natural shape of the slope without altering it. Natural जो भी slope है उसको कुछ alter नहीं करते, right? This is the only difference between contour ploughing and terrace farming. Next question, the most important fishing grounds of the world are found in regions where, now ये चीज हम लोगों ने exactly नहीं देखी है, but important part है, conceptual part है, ठीक है। फिशिंग ग्राउंड्स जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं, कहाँ पे हम लोग इसको फाउंड कर सकते हैं। Now the first option is warm and cold atmospheric currents meet, जहाँ पे warm and cold atmospheric currents होते हैं वो मीट करते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं। Then river drains out large amount of fresh water into the sea. Then warm and cold oceanic currents meet when continental shelf is undulating, right? ये चार ऑप्शंस दिए हैं। अभी इसमें से एक होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग, तो यहाँ पे फिशेस आप लोगों को मिलती है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिलती है ना। इसके कंपैरिजन में हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगेन द फैक्टर ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मैटर्स, राइट। देन वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट्स, एटमॉस्फेरिक करंट्स, ठीक है, ये इससे एटमॉस्फेरिक करंट से कोई ज्यादा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। देन रिवर ड्रेन्स आउट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें मिलती है, एक सॉल्ट वाटर मिलता है सी वाला, और एक फ्रेश वाटर मिलता है। तो फ्रेश वाटर से जो रिवर्स न्यूट्रिएंट्स लेके आती है ऊपर से फ्लो करके, राइट, तो वहां पे वो रिवर के पास आपको मिलते हैं, तो वहां पे भी फिश जो है वो थोड़ी लार्ज अमाउंट में मिलती है। बट in comparison with all these three options, the option C is correct, where warm and cold oceanic current meets. Okay, this is the correct option. I hope आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, right? तो देखते हैं हम लोग फिश पे, है ना। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर वाला, यहाँ पे सारे जो बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड्स है वो मिलते हैं, है ना। वैसे तो कोस्ट इंडिया में तो कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है, बट फिर भी यहां से ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इसका फिश का, वो हमें मिलता है जापान में। जापान लीड करती है इसमें ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओयाशियो करंट जो कोल्ड करंट है, कुरोशियो करंट जो वार्म करंट है, ये दोनों मीट करते हैं, राइट। ये बस जापान के पास ही, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें ज्यादा परसेंटेज में फिशिंग होती है, ओके, ठीक है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका, जहां पे वार्म एंड ओशन करंट मीट, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट्स। All right. Moving to the next question. The annual range of temperature in the interior of continent is high as compared to coastal areas. What is or are the reason or reasons? Now, annual range of temperature. This is one of the keyword. इसकी definition आप लोगों को पता होना चाहिए। तो annual range of temperature मतलब एक एवरेज होता है पूरे साल का कितना टेम्परेचर। इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट इज हाई, कॉन्टिनेंट के अंदर साइड में इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट वो हाई होता है एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज पे, ठीक है। क्या रीजन होता है इसका, ठीक है। अगेन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट डू योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। देखो क्या आंसर आता है इसका। मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूं, आप लोग सोचना है, वीडियो पॉज करना है, फिर इसका आंसर देना है और एक्सप्लेनेशन उसके बाद देखना है। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, सेकंड इज वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, फोर्थ इज हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, राइट। थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर होता है ऐसा, सोचो। वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, ओशन डीप वाला, ओशन डीप में होता है, ठीक है। इधर माउंटेन्स आप लोगों को मिलते हैं तो अल्टीट्यूड में वेरिएशन होता है, तो इसकी वजह से होता है क्या एनुअल रेंज में टेम्परेचर। देन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, देन हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट। चलो अब नाउ सी द फोर्थ ऑप्शन, हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, ऐसा होता है?
कोस्ट पे तो ज्यादा बारिश होती है, राइट? जैसे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे तो ज्यादा बारिश होती है कोस्ट के साइड में, और उसके इंटीरियर में जो होता है वो तो लीवर्ड साइड हो जाती है आपकी, सॉरी मतलब रेन शेडो वाली चीज होती है ना वो आपकी, तो वहाँ पे तो वो रेन शेडो एरिया होता है, तो वहाँ पे तो रेन ज्यादा पड़ता नहीं है। तो जो कोस्ट वाली साइड होती है कोई भी माउंटेन की, वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बारिश होती है, राइट? हेवी रेनफॉल होता है। ओके, नाउ सो यू कैन एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन। तो आप लोग सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हो, राइट? क्वेश्चन सॉल्व का भी अप्रोच रखना है आप लोगों को। ओके, नाउ बचे आपके लोगों के पास तीन ऑप्शन ए, बी एंड सी, राइट? आंसर इज ई, ए, ओनली वन। Why? The annual range of temperature refers to the difference between the hottest and the coldest month by taking monthly mean temperature in each case. Right? इसको 12 महीने के लिए देखते हैं, okay? All the 12 months. Now, one major factor affecting the distribution of temperature on Earth is distribution of land and ocean. है ना? Land and ocean. तो जो thermal difference होता है land का और ocean का, उसकी वजह से annual range temperature में उनको variations दिखता है। Now, since there is more land in northern hemisphere and more water in southern hemisphere, and there is a big difference between the specific heat of land and water, the loss of heat from continent is bigger than the ocean. Now, the continents get heated faster and get cooled faster in comparison to the ocean. This is the reason that the temperature of the oceans are moderate while that of continent is extreme. है ना? कॉन्टिनेंट में मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट हो जाती है, तो वो हीट को ट्रैप करके रखता है, ठीक है? तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर फट से बढ़ जाता है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। नाउ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द लैंड ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सीज इज कॉल्ड द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द लैंड एट इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस, राइट? अब कोस्ट के पास क्या होती है, दो चीजें होती है, सी ब्रीजेस वाला और लैंड ब्रीजेस वाला भी कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो इसकी वजह से भी वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ठीक होता है, और जो इंटीरियर में होता है वो एक्सट्रीम होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप लोगों को एक बार समझ में आता है तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत या याद रखने की जरूरत नहीं होती है। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। इंडियन कोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो उसके क्या कहते हैं हम, क्या कौन सा वाला कोल हम इंपोर्ट वगैरह करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन कुछ होगा इससे पहले। नाउ फर्स्ट ऑप्शन हाई एश कंटेंट, सेकंड इज लो सल्फर कंटेंट, थर्ड इज लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। एश की बात हो रही है, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। नाउ एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत फैक्चुअल है। इस क्वेश्चन क्या है? नाउ आंसर इज ए 1 and 2। नाउ इंडियन कोल हैज हाई एश कंटेंट एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। जो एश हमारे पास इंडियन कोल में मिलती है, तो वो एश काफी ज्यादा कंटेंट में मिलती है, विच मेक्स इट लेस इफिशिएंट, राइट? Now you have already heard about the fly ash concept, right? Fly ash वाली चीज होती है जो कोल वाले थर्मल पावर प्लांट्स में वगैरह फ्लाई एश वाला कंसेप्ट होता है, जो फ्लाई एश हम रोड्स वगैरह में यूज करने की बात पीछे हो रही थी, राइट? तो एश कंटेंट तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा जो थर्ड ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हो। यू कैन एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन, सो यू विल लेफ्ट ओनली विद द 1 and 2। ओके, नाउ इट हैज लो सल्फर एंड लो फॉस्फोरस कंटेंट बट हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर। कोल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर वुड। कोल कहां से होता है? ऑर्गेनिक मैटर वुड। When large tracts of forests are buried under the sediments, wood is burnt and decomposed due to the heat from below and pressure from above. The phenomenon makes coal but takes centuries to complete. काफी टाइम लग जाता है, जो फॉसिल फ्यूल्स वाली बात हमारी होती है इसमें काफी टाइम लग जाता है, प्रोसेस काफी बड़ी है। Now this is the classification of coal can be done on the basic of carbon content and time period. कितना कार्बन कंटेंट उसमें है और कितना टाइम पीरियड उसको लगा है या कितना टाइम पीरियड से वो वहां पे बरीड है, इसके बेसिस पे कोल का क्लासिफिकेशन होता है। Now there are 4 types: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। नाउ इन चीजों को एक्सप्लेनेशन को आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ कहाँ मिलता है ये सब पढ़ना है, इस पे भी आप लोगों का क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स में भी आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। नाउ मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। लैटेराइट सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तमिलनाडु वाला कुछ क्वेश्चन था, ठीक है? वहां पे कॉटन की बात हो रही थी, वहां पे ब्लैक सॉइल की बात हो रही थी, है ना? कॉटन और ब्लैक सॉइल तमिलनाडु में मिलते हैं, इस तरीके से बात हो रही थी, राइट? तो ये तभी हम लोगों ने देखा था। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। दे आर जनरली रेड इन कलर। लैटेराइट सॉइल की बात हो रही है। दे आर जनरली रेड इन कलर। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। फैक्चुअल वाली पार्ट, फैक्चुअल वाला ऑप्शन हो गया। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी।
टोपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल्स। ऑलमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये चीजें आपको इस सॉइल में मिलती है या नहीं मिलती ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, कौन सा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, रिच इन नाइट्रोजन, रिच इन पोटैश, रिच इन फॉस्फोरस, लो इन फॉस्फोरस, ये सारी चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ह्यूमस कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये इन चीजों में हम लोग ये चीजें याद रखना थोड़ी मुश्किल होती है। बट देन फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये पढ़ना होगा। लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन, आंसर इज सी। नाउ लैटेराइट सॉइल के बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। द लैटेराइट सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर हो और ज्यादा रेनफॉल हो। दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द ट्रॉपिकल रेन्स, जहां पे ज्यादा बारिश होती है तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल का वो लीच होता है, एकदम अंदर चले जाता है, राइट। विथ रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच अवे एंड सॉइल्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो वहीं पे रह जाता है। तो ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, जो ह्यूमस होता है वो रिमूव हो जाता है फास्टली एंड बाय बैक्टीरियम दैट थ्राइव्स विद इन हाई टेम्परेचर। नाउ दीज सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, while आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश आर इन एक्सेस। तो आयरन ऑक्साइड और पोटैश ज्यादा होते हैं। अब आयरन ऑक्साइड होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया था, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है तो उसका जो कलर होता है वो रेडिश हो जाता है, फाइन, तो उसको रेड सॉइल भी कहते हैं। हेंस लैटेराइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, हाउएवर application of manures and fertilizers are required for making the soil fertile for cultivation। तो ये सुटेबल तो नहीं होती है ये सॉइल, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें कुछ भी कल्टीवेशन हम लोग नहीं कर सकते, कुछ भी एग्रीकल्चर उसमें नहीं कर सकते, राइट। कुछ अगर ठीक ठाक फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर्स वगैरह उसमें यूज करोगे, कुछ नई मेथड्स उसमें यूज करोगे तो यू कैन टेक क्रॉप्स ओवर देयर, राइट। रेड लैटेराइट सॉइल्स फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट के लिए। Now laterite soils are widely cut as bricks for use in house construction। तो laterite soil से मतलब जो bricks होती है वो भी बनती है। These soils are mainly developed in the higher areas of peninsular plateau। peninsular plateau की अगर बात हो रही है तो जो ऑप्शंस में आप लोगों को राजस्थान और यूपी दिया था तो वो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है। Now the laterite soils are commonly found in कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम, फाइन, ठीक है। अब लैटेराइट सॉइल के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, ऐसे ही जो वेरियस टाइप्स है सॉइल्स के उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। टू डिफरेंस क्लासिफिकेशन उसमें हुए तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो फिर इसमें क्या होता है, अगर सॉइल्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को करेक्ट कर जाओगे, राइट। सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको पूरी तरीके से पढ़ना है। कौन से क्रॉप्स वहाँ पे आते हैं, कितने रेनफॉल में वो आती है, उसको कितना टेम्परेचर होता है, क्या क्या उसमें रीच, कौन से इसमें जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, किसमें वो रीच है, किसमें वो मतलब लो होता है, किसमें चीजें, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है, इस पे से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मूविंग टू द 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेचुरल गैस ऑकर्स इन गोंडवाना बेल्ट, माइका ऑकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा, ढालवार्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मिनरल्स वाली बात है, ये आप लोगों को एकदम पता ही होनी चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, मगर ये चीजें थोड़ी याद करनी है, यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग्स। नाउ इट्स आंसर इज बी, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। द धारवाड़ रॉक्स आर नॉन फॉसिलिफेरस, रादर दे आर मेटालिफेरस, दे बियर आउट गोल्ड आयन ओवर मैंगनीज, माइका, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, टंगस्टन, लीड, निकेल। तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ना है, याद ही रखना है इसमें। कोडरमा इज अ स्टोर हाउस ऑफ माइका एंड गोंडवाना बेल्ट हैज कोल एंड नॉट नेचुरल गैस। तो इसका आंसर आप, राइट, फैक्चुअल क्वेश्चन था इस लोगों, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। अगेन क्रॉप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ग्राउंडनट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। नाउ राइस एंड व्हीट के बारे में हम लोग देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, इनफैक्ट 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ, रबी एंड जायद, ठीक है। तो इसमें कुछ क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है, वो उसी तरीके के उस टाइम पीरियड में वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें से जो खरीफ क्रॉप्स है वो कौन से है ये आप लोगों को बताना है ना। नाउ कौन से है, ऑप्शन इज सी, राइस इज द मेन खरीफ क्रॉप एंड ग्राउंडनट एंड कॉटन आर ऑल्सो द खरीफ क्रॉप्स, व्हीट इज अ रबी क्रॉप्स। ये रखी नहीं है यहाँ पे, बाय मिस्टेक हो गया, ये रबी क्रॉप होना चाहिए। तो ये एक डायग्राम आप लोगों को दिया है, ये इस चार्ट में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। खरीफ कब है, रबी कब है, जायद कब है, खरीफ का टाइम क्या है ना, जुलाई टू अक्टूबर, रबी का क्या है, अक्टूबर टू फरवरी, एंड देन जो उसके बीच में टाइम आता है जो मार्च और जून, वो जायद क्रॉप्स होते हैं ना, समर क्रॉप। रबी वाले विंटर क्रॉप,
खरीफ वाले मानसून क्रॉप, तो मानसून क्रॉप है, फिर मानसून क्रॉप में ये आते तो हाई वाटर रिक्वायरमेंट है उन लोगों की, ठीक है, तो फिर इसलिए मानसून में वो उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो क्रॉप्स लिए जाते हैं। विंटर क्रॉप व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। देन समर क्रॉप मार्च टू जून, जिसको जायद कहते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप। तो ये जो चार्ट है ये आप लोगों को याद रखना है, या आप लोग पढ़ लो, या फिर इसका सीधा सीधा आप लोग अपने पास लिख के भी रख सकते हो इसको, या फिर इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्लाइमेट वाला क्वेश्चन आ गया। क्लाइमेट इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं और फिर से ये क्लाइमेट वाला क्वेश्चन आ गया, तो सोचो इसके बारे में, जस्ट थिंक अबाउट इट। द क्लाइमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आजकल के टाइम में नाउ डेज इट इज इसको काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स। ये उस क्लाइमेटिक रीजन में से इनमें से जो भी क्लाइमेटिक रीजन है उसका एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कुछ कंडीशन है, जैसे क्लाइमेट एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है, और पीपल जो है वो नोमैडिक हर्डर्स है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप लोगों को, कौन सा क्लाइमेट ये जो अबव वाला स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करता है। तो अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। चलो सोचना है आप लोगों को, थोड़ा कंसेप्चुअल, फैक्चुअल थोड़ा बहुत है, मगर कंसेप्चुअली आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन को। अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी एंड साइबेरियन टुंड्रा। तो इस सवाना के बारे में शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है। नाउ दिस 3 आर न्यू फॉर अस। देखते हैं, आंसर इज बी, सेंट्रल एशियन स्टेपी। कहाँ मिलता है, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सेंट्रल एशियन स्टेपी। द स्टेपी बेल्ट ऑफ ग्रासलैंड दैट एक्सटेंड्स सम 5000 माइल्स फ्रॉम हंगरी, यहां से टू द वेस्ट थ्रू द यूक्रेन एंड सेंट्रल एशिया टू मंचूरिया इन द ईस्ट, यहाँ पे, राइट। तो ये वाला पार्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया है ना, और ये वाला पार्ट आप लोगों को मिलता है। तो मैप भी इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो वो वाला क्लाइमेटिक रीजन कहाँ पे मिलता है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय, राइट। अब देन अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म जब होता है तो थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब थंडर स्टॉर्म क्यों होता है ये नहीं पूछा है, तो थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय। नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो थंडर जो स्काईज में प्रोड्यूस होता है उसके पीछे क्या रीजन है। फर्स्ट, मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन स्काई, lightning that separates the nimbus clouds, violent upward movement of air and water particles. Now इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, conceptual clarity इसके लिए होनी चाहिए, right? Now moving to the, आप लोगों को सोचना है, वीडियो पॉज करके आप सोचो इसके बारे में, ठीक है ना, एकदम से एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं बढ़ना है आप लोगों को। Now its answer is D, none of the above. Why? थंडर क्या है, थंडर इज द साउंड कॉज बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज, ठीक है, जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है उससे जो साउंड होता है उसके। तो थंडर स्टॉर्म्स रिजल्ट्स फ्रॉम द रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, दे कैन अकर इनसाइड द वार्म मॉइस्ट एयर मासेस एंड एट फ्रंट्स, राइट। कहां पे होता है, वार्म मॉइस्ट एयर मासेस जहां पे होते हैं और फ्रंट्स जहां पे क्रिएट होते हैं। एज द वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स अपवर्ड, इट कूल्स, कंडेंसेस and forms cumulonimbus clouds that can reach heights of over 20 kilometers. The thunderstorms are associated with the cumulonimbus cloud, है ना। कौन से क्लाउड्स के, थंडरस्टॉर्म, cumulonimbus cloud। तो इसकी वजह से क्या होता है, थंडरस्टॉर्म्स क्रिएट हो रहा है, थंडर नहीं किससे क्रिएट हो रहा है। तो ये रीजन जो है वो प्राइमरी रीजन थंडर का नहीं है। नाउ दिस क्लाउड्स नॉर्मली फॉर्म ऑन वार्म सनी डेज, बट दे कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन कोल्ड फ्रंट के बारे में हम लोग देखेंगे। But this question is asking about thunder, right? That is the sound produce, जो sound produce हो रहा है। Now the lightning generates between 100 million and 1 million volts of electricity and can heat the air to around 50 Fahrenheit, right? 50 Kelvin. तो the rapid expansion causes the shock waves. क्या होता है, rapid जो expansion होता है उसकी वजह से shock waves create होते हैं। And thunder happens because the lightning would hit the air at huge temperatures and the air expands so fast that it make a loud clap of thunder, right? तो ये जो किसकी वजह से होता है, रैपिड एक्सपेंशन, जो रैपिड एक्सपेंशन होता है इसकी वजह से शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। ये थंडर, ये जो साउंड क्रिएट होता है उसके पीछे, है ना। तो ये थंडरस्टॉर्म के पीछे, थंडरस्टॉर्म एक अलग बात, थंडर एक अलग बात। तो इसके लिए फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू रीड इट केयरफुली
और इंटरप्रेट इट, किस तरीके का आंसर इसको चाहिए, राइट। ओके, नाउ मोस्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ ट्राइब्स है, कुछ स्टेट्स है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। कौन सी ट्राइब्स कहाँ पे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज लिम्बू, जो सिक्किम में दिया गया है, करबी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु, राइट। नाउ इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, एकदम फैक्चुअल है, बिल्कुल ट्राइब्स कौन सी कहाँ पे ये पता ही होना चाहिए। नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन इज आज, कहीं पे इसमें से कुछ ना कुछ ट्राइब जो है वो करंट अफेयर में रही होगी, एकदम से कुछ भी ट्राइब उठा के ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। कहीं पे कुछ ना कुछ करंट अफेयर में होगा। जब आप करंट अफेयर इसका अगर उस टाइम में अगर पढ़ते तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हिंट मिल जाती कि ये क्वेश्चन, ये ट्राइब्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। अब सारी ट्राइब्स तो वी कैन मेमोराइज ऑल द ट्राइब्स इन इंडिया, बहुत सारी ट्राइब्स है, राइट। तो करंट अफेयर में भी फोकस हम लोगों का होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू इट्स आंसर इज ए, लिम्बू ट्राइब इज फाउंड इन सिक्किम एंड डोंगरिया कोन ट्राइब इज फाउंड इन ओडिशा, राइट। करबी फ्रॉम आसाम एंड बोंडा इन उड़ीसा। नाउ अगर आप लोगों को ये चीज पता है कि बोंडा ट्राइब अगर उड़ीसा में मिलती है तो बाकी सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को आप ए ऑप्शन के साथ मिलेगा। नाउ हियर आर ट्राइब्स गिवन, ये ट्राइब्स दी कहाँ पे कौन सी ट्राइब्स मिलती है ना, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। वैसे कुछ स्टेट्स है यहाँ पे जहाँ पे ट्राइब्स भी नहीं मिलती है, वो भी स्टेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो इसको पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। पंजाब में ट्राइब्स नहीं है, हरियाणा में ट्राइब्स नहीं है, दिल्ली में ट्राइब्स नहीं है, राइट। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप लोगों को। ऑलराइट, नाउ अगेन मूविंग टू द 17th क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल है, कुछ एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, रीड इट केयरफुली। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, है ना। इंजीनियरिंग, पल्प, पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल्स और थर्मल पावर। नाउ थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि सीधा सीधा पेपर एंड पल्प में मार देते हैं, राइट। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री होगी जिसमें वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी जिसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। नाउ लेट्स सी इट्स आंसर इज डी, वेरी इजी। थर्मल पावर प्लांट्स यूज वाटर टू टर्न इनटू स्टीम, हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो काफी ज्यादा पानी वाटर की जरूरत होती है, तो काफी ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है ये, राइट। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर कंज्यूम होता है यहाँ पे। तो द 18th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, which of the following leaf modification occurs or occur in desert areas to inhibit water loss? इसमें कंसेप्ट है ना, इसमें आप सोच के लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स और नो लीव्स, थर्ड इज थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो इसके पीछे क्या रीजन है ना। जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा लीव्स वगैरह नहीं होते हैं, है ना। तो क्या इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन जो होता है ये क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इज द लीफ मॉडिफिकेशन इन द डेजर्ट एरियाज। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। हार्ड लीव्स होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं, वैक्स एलोवेरा वाला प्लांट देखा होगा आप लोगों ने, राइट। टाइनी लीव्स और नो लीव्स, एकदम छोटे छोटे लीव्स जैसा पार्ट ही नहीं है, अलग अलग ब्रांचेस और उसको लीव्स, इस तरीके का पार्ट कुछ है ही नहीं, एकदम टाइनी लीव्स और नो लीव्स। नाउ थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं वहां पे। किसका क्या एग्जांपल है, कैक्टस वाला एग्जांपल आप लोगों के पास है, राइट। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। टू इनहिबिट वाटर लॉस और टू कंजर्व द वाटर, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट स्पीसीज हैव वैक्सी लीव्स दैट कीप्स देम वाटरप्रूफ व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज। जो स्टोमेटा होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, वहां से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वाली कुछ एक प्रोसेस होती है ना, ठीक है। तो वहां से वो होती है, बट वहां से वाटर लॉस भी होता है ना। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं वैक्सी लीव्स की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। नाउ द वाटर इज फर्दर कंजर्व बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, सो मोस्ट सक्यूलेंट्स हैव फ्यू लीव्स और नो लीव्स, ठीक है। कम होते या होते ही नहीं है। नाउ यू कैन सी इन दिस प्लांट, यहाँ पे लीव्स तो आप लोगों को दिख ही नहीं रहे, राइट। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, थॉर्न्स डू नॉट लेट द वाटर गो आउट। तो जैसा जैसा वहां का एटमॉस्फेयर होता है वैसे वैसे वो अडेप्ट करते हैं, राइट। ओके, आई होप कि आप लोगों को भी जो जितने भी क्वेश्चंस हुए वो समझ में आए होंगे। इस लोगों को आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, जो जो टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं, यू नीड टू रिवाइज ऑल दोस टॉपिक्स और यू कैन रीड मोर डीपली इन दोस टॉपिक्स, है ना, रिगार्डिंग दोस टॉपिक्स, सो दैट इफ in the coming examination, if the question is being asked from these topics, you should do that question very easily, right.
तो नाउ अभी इसके बाद हम 2014 वाला लेक्चर देखेंगे। ये थोड़ा जो लेक्चर है मेरा काफी लेट हो गया, तो आई प्रॉमिस यू कल से एकदम कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए, सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। 2020 तक के हम फटाफट में लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। शायद थोड़ा फास्ट भी हो रहा है, फिर भी आप लोग इसमें से पढ़ सकते हो। बस मेरा ये कि आप लोग सारी चीजों से गो थ्रू हो, सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लो, है ना। इफ दिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज गेटिंग रिपीटेड इन द कमिंग एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को इससे बेनिफिट। नाउ अगेन ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, आर्ट एंड कल्चर का फ्री टेस्ट मॉड्यूल है 1PSC की तरफ से, है ना। और दीज आर 2 पैकेजेस, हिस्ट्री NCERT MCQs एंड पॉलिटी MCQs। आप लोगों को जितने ज्यादा के ज्यादा आप MCQ सॉल्व कर सकते हो वो आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोगों की इसकी वेबसाइट पे जाना है 1PSC के, वहां पे आप लोगों को इससे भी ज्यादा बाकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। ओके, टिल देन stay safe, stay healthy and study consistently. Thank you very much.